राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक प्रमोद नाम का व्यक्ति रहा करता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी है और उसके 2 बच्चे हैं। छोटा सा परिवार है और प्रमोद एक सरकारी नौकरी किया करता है, तो रुपए पैसों की उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह से समय व्यतीत हो रहा है। उसके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ा करते हैं। प्रमोद अक्सर नौकरी के सिलसिले में बाहर रहा करता है। जब भी कभी टाइम मिला करता तो वह अपने घर आ जाया करता है। अब धीरे धीरे दोनों बच्चों की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और जैसे ही उनकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट होती है तो प्रमोद का जो छोटा लड़का था वह आगे की पढ़ाई करने से अपने पिता से मना कर देता है। कहता है कि पिताजी, ये पढ़ाई लिखाई मेरी समझ में नहीं आती और इससे आगे मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। वहीं पर जो उसका बड़ा बेटा था वह आगे की पढ़ाई करना चाहता है और उसको पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से समझ में आया करती है। अब पहले तो प्रमोद को बुरा लगता है। वो सोचता है कि अगर मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो इसको जिंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा चाहता है तो ऐसा ही होगा। उसके बाद वे अपने छोटे बेटे को घर के कामकाज में लगा देते हैं। प्रमोद की कुछ पुश्तैनी जमीन थी तो उस पर वो खेती करने के लिए छोटे बेटे से कहने लगता है। कहता है कि बेटा तू ऐसा कर, तू खेती बाड़ी करना सीख ले और गांव में जो हमारी जमीन है उसी पर रहकर खेती बाड़ी करने लग। इधर जो बड़ा बेटा था वह कोर्स करने के लिए चला जाता है और कुछ दिनों इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद वह वापस से आकर अपने पिता से बिजनेस करने के लिए बोलने लगता है। वह कहता है कि पिताजी, मैंने कोर्स कर लिया है, अब मुझे बिजनेस करना होगा और मैं बिजनेस अच्छी तरह से करूंगा तो अच्छी खासी आमदनी होगी, हमारा समय अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगा। पिता भी अपने बेटे की बात से एग्री करता है और उसे बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे दे देता है। उसने 10 लाख रुपए मांगे थे तो 10 लाख रुपए लाकर उसका पिता उसे दे देता है और कहता है कि बेटा अच्छे से बिजनेस कर। तो वह जो बड़ा लड़का था वह एक वर्कशॉप खोल लेता है पास ही के शहर में और उस वर्कशॉप पर मेहनत करने लगता है। इधर जो छोटा भाई था वह खेतों में काम किया करता और अपनी माँ की सेवा किया करता था। इसी तरह से समय बीतता और समय के साथ साथ बच्चों की शादी का टाइम आ जाता है। अब शादी के लिए जैसे रिश्ता आता है तो बड़े बेटे के लिए अच्छा रिश्ता आता है और छोटे बेटे के लिए ऐसे ही रिश्ते आया करते हैं, क्योंकि वह खेती बाड़ी किया करता था। ज्यादा खेती बाड़ी उनके पास नहीं थी, बस वो ऐसे ही अपना समय व्यतीत कर रहा था। अब प्रमोद को जब इन बातों के बारे में पता चलता है तो अपने छोटे बेटे से कहता है कि बेटा तू ऐसा कर, तू भी कोई काम कर ले अपने भाई की तरह और इसकी तरह ही अपनी जिंदगी को अच्छे से बना ले। लेकिन वो मना कर देता है। कहता है कि पिताजी, मैं जो काम करता हूँ वही मेरे लिए अच्छा है और इसी काम को मैं करूंगा। अब इन बातों से प्रमोद परेशान तो बहुत होता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि बेटा अब अपनी मनमानी करने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। जो बड़ा लड़का था उसकी शादी एक बड़े घर में हुई थी और जो छोटा लड़का था उसकी शादी एक ऐसे ही घर में हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो प्रमोद होता है वो भी रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद वह अपने घर पर रहने लगता है। अब घर पर रहने के बाद वह अपने बड़े बेटे से कहा करता है कि बेटा तुम लोग भाई भाई हो और दोनों भाई एक दूसरे का साथ जिंदगी भर निभाना। भाईचारे से बड़ी कोई ताकत नहीं है और भाईचारे को कोई झुका नहीं सकता। ऐसी कुछ हिदायतें वो अपने बेटों को दिया करता था। वह अपने बड़े बेटे से कहा करता कि तुम्हारा छोटा भाई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो तू ऐसा करना, इसको जिंदगी भर सहारा देना और कभी भी इसको पीठ मत दिखाना। उसके बाद बड़ा बेटा इन सभी बातों को सुन लेता है, लेकिन इन बातों पर अमल करने की नहीं सोचता है। जो बड़े बेटे की पत्नी थी वो भी बड़ी ही लालची थी और उसे ऐसा लगा करता था कि इस घर के अंदर केवल मेरा पति कमाया करता है और सभी लोग यहाँ पर बैठकर खाया करते हैं। तो इसी वजह से वह अपने पति को उल्टी सीधी बातें सिखाने लगती है और उसकी बातों में आने के बाद जो उस घर का बड़ा बेटा होता है वो शहर में ही रहने लगता है। यहाँ पर उसकी वर्कशॉप थी तो वहीं पर साइड में अपने लिए घर ले लेता है और उस घर के अंदर रहने लगता है। अब यह बात जैसी पिता को पता चलती है तो उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि बड़े बेटे ने कहा था कि मेरी पत्नी के मायके वालों ने ये घर हमें दिलाया है तो इसी वजह से हम उसी घर के अंदर रहेंगे। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे थे तो पिता और माँ दोनों छोटे बेटे के पास रहा करते हैं और उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ प्रमोद की एक दिन मौत हो जाती है। वो बुजुर्ग हो चला था और बुजुर्ग होने के बाद उसकी मौत हो गई थी। अब मौत होने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है और समय के साथ साथ उसकी मौत हुए 1 महीना बीत जाता है और 1 महीना बाद अचानक से एक व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर बहुत बड़ी कार लेकर आता है। अब जैसे एक बड़ी कार उनके घर के दरवाजे पर रुकी थी छोटे वाले लड़के के पे, तो एकदम से हैरान हो जाता है और आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये व्यक्ति कौन आया है इस बड़ी कार को लेकर। उसके बाद जैसे वो व्यक्ति उस गाड़ी से उतरकर उनके घर में आता है तो छोटा बेटा उससे पूछता है कि आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो वह उसे बताता है कि मैं
तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। जब तुम्हारे पिता की चंडीगढ़ में पोस्टिंग थी तो उस टाइम हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बने थे और मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हारे पिता की मौत हो गई है और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद जो छोटा बेटा होता है उसको आदर सम्मान के साथ बैठाता है और बैठाने के बाद उसके लिए चाय पानी पीने के लिए लाता है। अब जैसे ही वो व्यक्ति उसके घर को देखता है तो देखने के बाद उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि वो घर ज्यादा खास नहीं था। जिस तरह से उसका दोस्त बताया करता था ऐसा कुछ भी उस घर के अंदर उसे देखने को नहीं मिला था, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बता रखा था कि मेरा बड़ा बेटा बिजनेस किया करता है तो अच्छे खासे रुपए पैसे बना लिया करता है, लेकिन उसका बड़ा बेटा जो भी पैसे कमाया करता था उन पैसों को अपने घर में ही लगाया करता था, जिसने शहर में जाकर घर बना रखा था और वहीं पे वो रहा करता था। उसके बाद वह छोटे बेटे से पूछता है कि तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है, तो वह बताता है कि बड़ा भाई तो शहर के अंदर रहा करता है। तो वह कहता है कि उसके पास फोन मिलाओ, मुझे तुम दोनों भाइयों से कुछ जरूरी बात करनी है। तो उसके बाद छोटा भाई बड़े भाई के पास फोन मिलाता है और उससे कहता है कि पिताजी के एक दोस्त आए हैं और उसे हम दोनों भाइयों से कुछ बात करनी है। तो बड़ा भाई कहता है कि उनसे मेरी फोन पर ही बात करवा दो, लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि फोन पर बात करने से काम नहीं चलेगा, तुमको यहीं पर आना पड़ेगा। तो उस गांव से उस शहर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर थी, तो वह वहां से आने के लिए चल देता है। तो वह व्यक्ति छोटे बेटे से कहता है कि बेटा ऐसा करो, इतनी देर में तुम्हारा भाई आता है तो गांव के अंदर से कुछ बड़े बुजुर्गों को ले आओ जो यहां पर बैठकर उस बात को सुन सके। अब इसके बाद छोटा बेटा उस व्यक्ति के कहे अनुसार गांव के अंदर चला जाता है और गांव के अंदर जो भी गणमान्य लोग होते हैं उनको बुलाकर अपने घर पे ले आता है। घर के आंगन में सभी लोग बैठ जाते हैं, चारपाइयां डाल दी जाती हैं, कुर्सियां बिछा दी जाती हैं और उसके बाद बड़ा बेटा भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां पर आ जाता है। अब बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों वहां पर मौजूद थे और गांव के कुछ गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। तो उसके बाद वह व्यक्ति सभी को पहले तो हाथ जोड़कर नमस्कार करता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि मेरा दोस्त आज इस दुनिया में नहीं रहा है। उन सभी लोगों के सामने वह प्रबोध के बेटों से कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे तो उनका पैसा अब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। इस बात को जैसे प्रमोद का बड़ा बेटा सुनता है तो एकदम से गर्म हो जाता है और कहता है कि क्या सबूत है आपके पास कि हमारे पिताजी ने आपसे 20 लाख रुपए लिए थे। तो वह व्यक्ति कहता है कि सारे सबूत मेरे पास हैं और इसी वजह से मैंने गांव के सभी लोगों को बुलाया है ताकि सभी के सामने यह बात क्लियर हो सके कि मेरे पैसे तुम कब तक दोगे। और वह बताता है कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो उस टाइम पर तुम्हारे पिता ने मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे शादी में लगाने के लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे का कोई बिजनेस कराना है और बिजनेस को कराने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो उसके लिए भी 10 लाख रुपए लिए थे। अब इस बात को सुनने के बाद बड़े बेटे को यकीन हो जाता है कि हो सकता है पिताजी ने इससे पैसे लिए हों, क्योंकि उसके बिजनेस के लिए भी उसके पिता ने ही उसको पैसे दिए थे। तो वह कहने लगता है कि अगर आप अपनी सलामती चाहते हो तो आप यहाँ से चले जाओ, मेरे पिता के ऊपर आपके कोई भी पैसे नहीं है। अब इस बात को सुनकर गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगती है और इधर जो उसका छोटा बेटा था वह भी बहुत कुछ सोच विचार में पड़ा हुआ था। इधर जो प्रमोद की पत्नी थी वह इस बात को सुनकर बड़ी परेशान होती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसके बाद छोटा बेटा एकदम से बोलने लगता है कि रुकिए साहब, आपके कितने पैसे हैं, मैं उन पैसों को लौटा दूंगा। तो वह छोटा बेटा उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि साहब आपके जितने भी पैसे हैं उन सभी पैसों को मैं लौटा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। मेरे पास जो कुछ भी जमीन जायदाद है मैं सभी जमीन जायदाद को बेच दूंगा, बदले में आपके पैसे लौटा दूंगा। अब इस बात को जैसे ही वहां पर सभी लोग सुनते हैं तो एकदम से उस लड़के की वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा हो तो ऐसा हो जो अपने पिता के मरने के बाद भी उसकी इज्जत के लिए अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुल गया। लेकिन तभी वह व्यक्ति छोटे बेटे से कहने लगता है कि तुम्हारे पिता ने जो कुछ भी पैसा मुझसे लिया था वो तुम्हारे बड़े भाई के जीवन को बनाने के लिए लिया था, लेकिन तुम उन पैसों को क्यों चुकाओगे। तो छोटा बेटा कहता है कि मेरे पिताजी की इज्जत मुझे अपनी जमीन जायदाद से ज्यादा प्यारी है, अगर कोई भी उनके ऊपर उंगली उठाएगा कि उन पर मेरे पैसे रह गए हैं तो ये मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो अपने पिता की इज्जत के लिए मैं इस पूरी जमीन जायदाद को बेच दूंगा, लेकिन आपके पैसे चुका दूंगा। इन सभी बातों को सुनकर गांव के कुछ लोग उस बड़े बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा तू तो अच्छे से कमाता भी है, इसके पास है ही क्या, ये तो खेती बाड़ी किया करता है और ना ही इसके पास अच्छा सा कोई रोजगार है, तो तू ही इन पैसों को लौटा दे। लेकिन बड़ा बेटा उन पैसों को देने से साफ साफ मना कर देता है। इधर उसकी पत्नी भी कह देती है कि हमने थोड़ी ना कर्जा लिया था, जिसने कर्जा लिया था वो तो मर चुका है, अब हम उसके पैसे क्यों लौटाएं। लेकिन तभी वह व्यक्ति हंसने लगता है और कहता है कि मैं यही देखना चाहता था कि कौन सा लड़का उन पैसों को लेने के काबिल है। अब इस बात को सुनकर गांव के जो लोग थे और दोनों बेटे हैरान हो जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि यह व्यक्ति किस तरह की बातें कर रहा है। तो वह उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, वैसे तो तुम यहाँ पर पैसा लेने के लिए आए थे, अब देने की क्या
क्या बात कर रहे हो। तो वह उनको बताता है कि मैं सबसे पहले आप लोगों से माफी चाहूंगा, जो कुछ भी मैंने अब तक कहा था अपने दोस्त के बारे में वो बिल्कुल झूठ था। दरअसल मेरे दोस्त ने मुझसे 1 रुपया भी उधार नहीं लिया था। हम दोनों दोस्तों ने मिलकर कुछ शेयर खरीदे थे जब उसकी ड्यूटी चंडीगढ़ थी। तो वहां पर हम लोगों ने तय किया था कि इन शेयरों को हम यहीं पर रहने देंगे और जब हम में से किसी की मौत अगर पहले हो जाती है तो दूसरे के परिवार को इन शेयरों को बेचकर पूरा पैसा दे दिया जाएगा। अगर मेरी मौत पहले हो जाती तो मेरा दोस्त प्रमोद जाकर मेरे घर वालों को ये पैसा दे देता और अब उसकी मौत हो गई है तो मैं उस पैसे को लौटाने के लिए आया हूं। अब इस बात को सुनकर जो बड़ा बेटा होता है उसके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले उसने पैसों को देने से मना कर दिया था। तो वह व्यक्ति बताता है कि मेरा तो एक ही बेटा है, लेकिन उसने मुझे बताया था कि मेरे 2 बेटे हैं और उसने ये भी कहा था कि अगर मेरी मौत पहले हो जाए तो तुम बेटों की काबिलियत देखना, जो बेटा तुम्हें काबिल दिखे उसी को ये पैसे लौटाना। और इन पैसों का असली हकदार वही छोटा बेटा है जिसने अपने घर की पूरी जमीन बेचने के लिए भी कह दिया था अपने पिताजी के नाम के लिए। जो संस्कार मुझे प्रमोद के अंदर दिखाई देते थे वो उनके छोटे बेटे में दिखाई दे रहे हैं, ना कि बड़े बेटे में। ऐसा कहकर वह व्यक्ति अपनी गाड़ी से एक सूटकेस निकालता है, जिस सूटकेस के अंदर लगभग 20 लाख रुपए थे, और उन पैसों को वो छोटे बेटे को दे देता है। कहता है कि बेटा ये लो तुम्हारी अमानत जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए सहेज कर रख रखी थी। अब इस बात को जैसे गांव के सभी लोग देखते हैं तो एकदम से तालियां बजाने लगते हैं और उस व्यक्ति की वाहवाही करने लगते हैं। कहते हैं कि आपने सही किया और ये छोटा वाला लड़का ही इन पैसों के लिए हकदार है। लेकिन जो छोटा लड़का होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये पैसे पिताजी के हैं तो इनको बराबर 2 हिस्सों में बांट दीजिए और बड़े भाई को बड़े भाई का हिस्सा दे दीजिए, ताकि उसको जिंदगी में कभी भी ये ना लगे कि छोटे भाई ने मुझसे धोखा किया है। तभी उसकी माँ एकदम से सामने आती है और वो कहती है कि बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, इन 20 लाख रुपयों पर असली हक तुम्हारा ही बनता है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाई के बिजनेस के लिए इतने पैसे पहले ही दे चुके हैं, लेकिन तुमने अब तक कोई बिजनेस नहीं किया है तो ये पैसे तुम्हें ही रखने चाहिए। इसके बाद छोटा बेटा उन पैसों को रखने के लिए तैयार हो जाता है और उन पैसों से वो शहर के अंदर रोजगार करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ छोटे भाई का रोजगार अच्छे से चलने लगता है और गांव के अंदर भी छोटे भाई का नाम अच्छा था, तो इसी वजह से लोग उसको बहुत ज्यादा सहारा दिया करते हैं और उसके रोजगार को इधर उधर फैलाने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन वहीं पर जो बड़ा बेटा था उसका रोजगार एकदम से ठप होने लगता है और वो पूरी तरह से दिवालिया हो जाता है। जो कंपनी, जो वर्कशॉप उसके पिता ने खुलवाई थी वो वर्कशॉप भी उसकी ठप पड़ जाती है और इसके बाद जिस घर में वो रहा करता था वो घर भी उसका नीलाम हो जाता है। अब वह एक किराए के घर में रहा करता है। इधर जो छोटा भाई है उसका रोजगार अच्छी तरह से चलने लगा है और उसने गांव के अंदर एक अच्छा सा मकान बनाया है, जिस मकान के अंदर वो अपनी माँ को रखा करता है और अच्छे से उसकी सेवा किया करता है। अब तभी एक दिन छोटे भाई को पता चलता है कि बड़ा भाई जो काम किया करता था वो काम तो पूरी तरह से उसका ठप ही हो गया था, लेकिन अब जिस किराए के घर में वो रहा करता है उस मकान के मकान मालिक बड़े भाई को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो छोटा भाई अपने घर से अपने साथ कुछ पैसे लेता है और सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसका बड़ा भाई रहा करता है। वहां जाने के बाद वह मकान मालिक के उन पैसों को दे देता है जितने पैसे का किराया उस पर बकाया था। अब इन सभी चीजों को देखकर बड़ा भाई और उसकी पत्नी एकदम से लज्जित हो जाते हैं और हाथ जोड़कर अपने छोटे भाई से माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। क्योंकि दोस्तों बड़े भाई के पास जब कामयाबी थी तो उस टाइम पर उसने छोटे भाई का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था और ना ही उसे घर खर्च के लिए कुछ पैसे दिया करता था। लेकिन जब छोटे भाई के पास कामयाबी आई तो उसने अपने बड़े भाई को गले से लगाया और उससे कहा कि भाई कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर कुछ काम नहीं करते तो तुम गाँव में चलो मेरे घर पर और वहाँ पर रहकर मेरे धंधे में मेरी मदद करना और हम दोनों भाई एक साथ रहा करेंगे। इसके बाद बड़ा भाई दोबारा से उसी घर में आकर रहने लगता है और दोनों भाई मिलजुल कर अपने उसी काम को करने लगते हैं जिस काम को छोटा भाई किया करता था। दोस्तों ये थी कहानी एक परिवार की। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और भी हौसला मिले। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।